तो हम देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल। जब हमारा ग्लूकोज लेवल हाई हुआ था तो हमारे पास इंसुलिन आया था और इंसुलिन ने दो काम किए थे। पहला काम, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा था उसको यूटिलाइज करवाया था सेल्स के अंदर। आप लोगों को पता है कैसे वो होता है कि सेल के साथ रिसेप्टर लगे होते हैं, इंसुलिन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो सेल के गेट्स ओपन हो जाते हैं और अंदर ग्लूकोज चले जाता है। इस तरह से यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, पहला काम इंसुलिन ने करवाया, उसकी यूटिलाइजेशन। दूसरा काम जो करवाया था वो था ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो स्टोर करता है हमारे मसल्स के अंदर और हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। दो काम इसने करवाया, यूटिलाइजेशन और ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन आता है, सॉरी ग्लूकागोन आता है। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से ग्लूकागोन आता है और ग्लूकागोन वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज था ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो इंसुलिन ने स्टोर करवाया था, वो उसको ब्रेक डाउन करवाएगा, क्योंकि वो रिजर्व्स थे ग्लूकोज के। उसको ब्रेक डाउन करवाएगा, उसको ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर वो स्टोर करवाएगा और फिर वो बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम एक और करवाता है ग्लूकागोन, वो काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है नॉन कार्ब सोर्स से ग्लूकोज का बनना। नियोजेनेसिस है ना, तो जेनेसिस से पता चला जेनरेशन, बनना, न्यू, नए सोर्स से। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नॉन कार्ब सोर्स से ग्लूकोज का बनना। तो ये टर्म तो समझ आ गई है, लेकिन ये किस से रिलेटेड टर्म है? नॉन कार्ब सोर्स से मुराद है प्रोटीन से या फैट से बनना। सबसे पहले ग्लूकोज के रिजर्व इस्तेमाल हो जाते हैं, उसके बाद फैट इस्तेमाल होता है, एंड पे प्रोटीन इस्तेमाल होती है। तो अब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है ना, तो नो डाउट कि वो ग्लाइकोजन आपके पास प्रेजेंट है और वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन ग्लूकागोन का फंक्शन ये भी है कि ये फैट्स को तैयार करता है तोड़ने के लिए इनटू ग्लूकोज। उनको इस तरह से फैट्स को तोड़ेगा ताकि उससे ग्लूकोज बने, उनको तैयार करवाते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि रिजर्व्स प्रेजेंट है हमारे पास और फैट्स अचानक नहीं टूट जाती, टाइम लगता है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है फैट्स को तोड़ने की इनटू ग्लूकोज। तो ये सिर्फ प्रिपेयर करवाएगा और जब जरूरत पड़ेगी, जब ग्लाइकोजन के रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर फैट्स को ये ग्लूकागोन ही कन्वर्ट करवाएगा फैट्स को ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो हमारे पास ग्लूकागोन है ना, वो प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये प्रमोट करता है ग्लूकागोन। तो इन दोनों को जब प्रमोट करता है तो दोबारा से हमारी बॉडी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और दो फंक्शन इंसुलिन के देखे हैं, दो फंक्शन ग्लूकागोन के देखे हैं। जल्दी से रिपीट कर दो जुनैरा, आप करो रिपीट। अच्छा, इंसुलिन का जो है ना पहला फंक्शन वो ये होता है कि वो ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक और फंक्शन, कन्वर्जन करता है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में, ठीक है। और इस ये प्रोसेस दूसरा को हम फंक्शन। कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, कि प्रोडक्शन हो रही है ग्लाइकोजन की, अब बताओ क्योंकि वो ग्लूकागोन। स्टोर करता है बस ठीक है, ग्लूकागोन के दो फंक्शन बताओ। ग्लूकागोन। अच्छा, ग्लूकागोन जो है ना वो ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में और हम्म, इंक्रीज करता है ग्लूकोजेनेसिस को, नहीं नहीं, किसको इंक्रीज करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को, नियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है ठीक है ठीक है, और नियोजेनेसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन ऑफ ब्रेक ब्रेकडाउन, डाउन ऑफ, ग्लाइकोजन क्या होती है? जो वो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन नहीं प्रेजेंट होती है नहीं ना, नहीं नहीं, प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लूको को कौन से प्रोसेस का ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन? हाँ जी। ग्लूकोजिनोलाइसिस। हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ इंसुलिन लिखा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। इंसुलिन स्मॉल प्रोटीन की छोटी सी प्रोटीन होती है जो बीटा सेल से सिक्रेट होती है पेनक्रियाज से, और ये रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, एंड इट्स मेन टारगेट टिश्यूज आर लिवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि लीवर के अंदर और हमारे जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये क्यों कहा गया है कि ये मेन टारगेट है? क्योंकि इंसुलिन
एज अ ट्रांसपोर्टर भी तो काम कर रही है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये स्टोर करेगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर में, एडिपोज टिश्यू के अंदर, मसल के अंदर। सबसे पहले ये लीवर सबसे पहले मसल के पास जाती है और मसल में सबसे ज्यादा स्टोर होता है ग्लाइकोजन। 2/3 मसल्स में स्टोर होता है, 1/3 हमारे पास लीवर में स्टोर होगा। अब जब हर जगह रिजर्व फुल हो गए हैं तो ये स्टोर करेगी ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में एडिपोसाइट्स के अंदर, एडिपोस टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और कुछ घंटों के बाद वो जो स्टोर्ड एडिपोसाइट्स के अंदर ग्लाइकोजन है ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है। यहाँ पर ही बता दूं कि जब हमारे पास डायबिटीज टाइप 2 होती है ना, डायबिटीज टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि डायबिटीज टाइप 2 के अंदर वेट गेन क्यों हो रहा है और डायबिटीज टाइप 1 के अंदर वेट लूज क्यों हो रहा है। मुझे पता है वो आगे आ रहा है, लेकिन वो इस पॉइंट से लिंक कर रहा है तो मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को बताया 2/3 मसल में, 1/3 लीवर में, बाकी एडिपोज टिश्यूज के अंदर, और थोड़ी देर से बाद वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही होती, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम बहुत ज़्यादा खाना इनटेक कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा अपने सेल्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, बार बार इतना खा रहे होते हैं, तुन रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारे सेल्स के ऊपर प्रेशर होता है और वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बार 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 इंसुलिन का आना, इतनी ज़्यादा इंसुलिन का इतना ज़्यादा रिलीज होना, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप होगी है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो इंसुलिन आके सेल के रिसेप्टर के साथ लग रही है लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो सेल का गेट नहीं खुल रहा और अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही। ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। तो अब टाइप 2 के अंदर हमारे पास इंसुलिन भी है और हमारे पास ग्लूकोज भी है जो हम आउटर सोर्स से खाना खा रहे हैं। अब याद करो हमने दूसरा फंक्शन पढ़ा था इंसुलिन का, एक तो था कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाना, जो कि हो ही नहीं रही, लेकिन दूसरा फंक्शन तो इंसुलिन परफॉर्म करेगी। वो दूसरा फंक्शन क्या था कि ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करवाना। तो वो अपना इंसुलिन दूसरा फंक्शन तो सही तरह परफॉर्म करेगी बॉडी के अंदर। हमारे सबसे पहले मसल्स में स्टोर करवा देगी, उसके बाद लीवर में स्टोर करवा देगी, फिर एडिपोसाइट्स के अंदर, एडिपोस टिश्यूज के अंदर स्टोर करवाना स्टार्ट कर देगी ग्लाइकोजन को, ठीक है। और कुछ घंटों के बाद वो ग्लाइकोजन जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और यूज़ नहीं हो रही और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है और कुछ घंटों के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है फैट्स के अंदर, जिसकी वजह से हम ओवरवेट होते हैं, जिसकी वजह से हम ओबीस होते हैं। समझ आ गई है इसकी? आगे है। अब टाइप 1 के अंदर वेट लॉस क्यों होता है? टाइप 1 जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, कोई इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। क्या मतलब है इसका? इंसुलिन ना तो प्रेजेंट नहीं है, तो ना तो यूटिलाइज करवा सकती है ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ना तो यूटिलाइज करवा सकती है ना तो स्टोर करवा सकती है, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि हमारी बॉडी के अंदर अब ग्लूकोज जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, पूरी बॉडी के अंदर घूम रही है और पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही और बॉडी कह रहा है कि और खाओ और खाओ। इसकी वजह से हमें ना एक्सेसिव जो है वो ज़्यादा हमें भूख लग रही होती है। इस तरह से इसके अंदर ना टाइप 1 के अंदर हमें भूख लग रही होती, नहीं पता नहीं, टाइप 2 के अंदर शायद भूख नहीं लगती, खैर वो बाद में डिस्कस करते हैं ये क्यों नहीं लगती, क्या होता है। लेकिन टाइप 1 के अंदर ना बॉडी आपको कहती है कि और ज़्यादा खाना खाओ, और ज़्यादा खाना खाओ, क्योंकि जो एनर्जी आपको तो मिल ही नहीं रही, खाना अंदर जा रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा, डाइजेस्ट भी हो रहा है लेकिन आपका शुगर लेवल ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से हम आउटर सोर्स से इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंसुलिन बनाते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने बताया था कि अब बॉडी के पास ऑब्वियसली कुछ रिजर्व्स होंगे ग्लाइकोजन के, चलो वो भी इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी बॉडी के अंदर और एनर्जी की ज़रूरत है। अब क्या होगा, क्या होगा भला? अब वही होगा जो होना था कि अब हमारी बॉडी के अंदर लो लेवल था ग्लाइकोजन का। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। हमारी बॉडी को लग रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ना ग्लूकोज है ही नहीं,
क्यों लग रहा है बॉडी, क्योंकि सेल्स के अंदर नहीं जा रही, ना तो इस्तेमाल हो रही है। तो हमारी बॉडी को ये लग रहा है कि हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं है। तो जब ग्लूकोज नहीं होती तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, बताओ जरा। जब लेवल कम होता है बॉडी के अंदर तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है पैनक्रियाज से, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का एक फंक्शन तो था ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाना। अब ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर आया है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवा दी उसने, अब अपना दूसरा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो फंक्शन था ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमारी बॉडी की फैट्स को तोड़ना शुरू कर देगा और उनको तोड़कर वहां से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब बेशक वो ग्लूकोज बनी जाए बनी जाए बनी जाए, फिर भी वो इस्तेमाल तो हो ही नहीं रही। जब तक हम बाहर से इंसुलिन नहीं लेंगे तो वो तो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हमारी बॉडी इस तरह उसको लग रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर है ही नहीं ग्लूकोज, बल्कि थी ग्लूकोज। इसकी वजह से मिस इंटरप्रेट करके बॉडी ने ग्लूकागॉन रिलीज कर दिया और फैट्स को तोड़ना शुरू कर दिया। जब फैट्स टूटनी शुरू होगी हमारी बॉडी से तो मसल मैस और हमारी जो एपिटाइट है वो खराब हो जाएगी और हमारा वेट लॉस हो जाएगा इसकी वजह से। समझ आई है। एक और रीजन है वेट लॉस की जो कि है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हमें जो है वो यूरिन आ रहा होता है टाइप 1 के अंदर, ठीक है। टाइप 1 के अंदर ही होता है ये। टाइप 1 के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है हमें, तो उसकी वजह से भी हमारा जो वाटर जो होता है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता जाता। तो जब ज्यादा पानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट भी डिसबैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल लेवल था। और पानी हमें भी पता है कि हमारी बॉडी तकरीबन 89% पानी ही की बनी है। तो जब पानी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा तो उसका भी कोई वजन होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा वेट लॉस की तरफ हम जा सकते हैं। दोनों की समझ आ गई है आप लोगों को? आ गई है। मतलब हमारी आधी आधी डिजीजेस भी कवर हो गई हैं। अरीबा समझ आ गई है? हाँ ओके, आ गई है। अब आगे जब डिजीज आएंगी आप दोनों ने ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 डिस्क्राइब करनी है। अच्छा, स्विचेस ऑन पाथवेज एंड प्रमोट्स इन सेलुलर अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स। कौन से पाथवे स्विच करती है इंसुलिन? पाथवे कौन सा स्विच करती है? एक पाथवे स्विच ऑन करती है ये ग्लाइकोजेनेसिस का, और दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। लाइस ब्रेक डाउन नहीं करवाती। ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन करवाती नहीं। नहीं करवाती ना, हम्म, ये बता रही। दूसरा पाथवे कौन सा ये स्विच ऑन करवा सकती है? प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्विच करवाएगी, प्रोटीन बनेंगी। अच्छा एक मिनट को, प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म स्विच ऑन होगा। प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि प्रोटीन को जो है वो स्पेयर करना, स्टोर करना और अपने काम करने देना, ठीक है। लेकिन जब हमारे फैट्स भी खत्म हो जाते हैं ना, जब हमारी बहुत ज़्यादा स्टार्विंग कंडीशन के अंदर होती है तो हमें पता है एंड पर प्रोटीन इस्तेमाल होती है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम करवा देगी यानी, और ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगी और दूसरा प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म को टर्न ऑन करेगी। प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म की समझ आई है? प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अब इंसुलिन आकर बता रही है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन अपना काम परफॉर्म करे, जाए अपना काम परफॉर्म करे, हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोटीन, आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमारी बॉडी के अंदर फैट्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन इस्तेमाल हो रही है और उसकी वजह से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म को टर्न ऑन करती है, ठीक है। 2 पाथवेज को टर्न ऑन करती है। ये पूरी स्टेटमेंट पेपर में आ जाएगी और मैम कहेंगी इसको जस्टिफाई करो। हो सकता है कि कोई और चीज़ ना आए लेकिन ये स्टेटमेंट आ जाए कि किस तरह से कौन से पाथवेज को स्विच ऑन करती है। तो बताना है ग्लूकोजेनेसिस को और दूसरा प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म को। 2 पाथवेज की समझ आई है? आ गई। उसके बाद ये स्विच ऑफ करवाती है कुछ पाथवेज को,
इन फ्यूल ब्रेकडाउन। अब कौन से पाथवेज को ये स्विच ऑफ करवाएगी भला, सोचो जरा थोड़ा सा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को। वेरी गुड। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोजेनोलाइसिस को। ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ आ गई है, बस ये दो लिखने हैं। ठीक है। रिबा ठीक है? ओके ठीक है। पेपर में आ जाना है, इस वजह से थोड़ी डिटेल में बताया है। अच्छा, हमने उसमें बताया है कि कौन से पाथवेज को जो है ये स्विच ऑन करवाती है। एक तो है ना कि प्रोटीन स्पेयरिंग मैकेनिज्म, और दूसरा कौन सा है? स्विच ऑन करवाती है ग्लाइकोजेनेसिस हाँ को। हाँ हाँ ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। Glucose cannot enter the cells of the body of the most absence of insulin effects of insulin proposed। तो ये नीचे वो ही पाथवेज लिखे हुए हैं। इंसुलिन स्टॉप करवाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, लिपोलाइसिस को, केटोजेनेसिस को और प्रोटियोलाइसिस को। लिपोलाइसिस फैट्स की ब्रेकडाउन होती है। कीटोजेनेसिस जो है वो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। और प्रोटियोलाइसिस मुझे लगता है प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है। ये जरा दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, समझ लो कि लिपोलाइसिस क्या होती है और कीटोजेनेसिस क्या होती है। देखो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, 15 दिन से हम भूखे हैं। अब फैट की ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट्स प्रेजेंट है। अब जब फैट की ब्रेकडाउन हो रही होती है ना, उसके नतीजे के अंदर हमारे उसके फैट्स की ब्रेकडाउन के साथ साथ ना फैट्स की ब्रेकडाउन के नतीजे में ना कीटोन बॉडीज बनती हैं, और कीटोन बॉडीज से हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। फिर कीटोन बॉडीज आगे पायरुवेट में कन्वर्ट होती हैं, इस तरह करके किसी मैकेनिज्म के, जिसके थ्रू एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फैट्स के टूटने के नतीजे के अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज का बनना जेनेसिस होगा, कीटोजेनेसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, लिपिड्स का टूटना। ओके, ग्लूकोज अपटेक इन द मसल, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, बाकी ये कवर हो गया है। जो मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोग भी ना छेड़ो उसको, और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से सवाल आने थे वो आ जाएंगे। अब डायबिटीज मिलेटस क्या होती है, मैंने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी सिर्फ बतानी है, उसके बाद आप टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस खुद करेंगे अभी 2 मिनट में। ठीक है, इसमें जो टर्म्स मैंने डिस्कस करनी है वो है डायबिटीज मिलेटस इज कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एक चीज क्लियर कर दूं, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास डक्टलेस होता है। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्टेड होता है। तो डक्टेड के अंदर हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड आ जाते हैं, सिलिवरी ग्लैंड आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर पैनक्रियाज आ जाता है हमारा, और हाइपोथैलेमस आ जाता है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं। ये सारे डक्टलेस ग्लैंड है, समझ आ गई है? तो ये डिसऑर्डर कौन सा है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड का, डक्टलेस ग्लैंड का ये डिसऑर्डर डायबिटीज encountered in clinical practice it may be defined as a syndrome categorized by। ये बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है, अगर लिखनी पड़ जाए तो लिख देना। हाइपरग्लाइसीमिया जब लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एब्सोल्यूट अक्रेंस इसकी ठीक है। है, डायबिटीज मेलिटस की वो है डेफिनेशन। ये जनरल डेफिनेशन डायबिटीज मेलिटस की। ठीक है। आप लोगों को ये चीजें पता है। रिस्क फैक्टर्स के अंदर मॉडरेट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक डिस्पोजिशन। इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये क्या होती है डिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि हमारे ननियाल के अंदर या ददियाल के अंदर अगर वो डिजीज कर रही हो ना, तो प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि हमारे अंदर या हमारे बच्चों के अंदर भी वो डिजीज आए। तो इसको कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। प्री पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो हमारे खानदानों के अंदर। कुछ एथनिक लोग होते हैं कुछ इलाकों के अंदर,
पाकिस्तान या एशिया के लोगों के अंदर डायबिटीज टाइप 2 ज्यादा है, इनकी बॉडीज इस तरह से है। टाइप 1 ज्यादा नहीं है? टाइप अच्छा, इसमें बताया तुमने अभी टाइप 2 मॉडरेट के अंदर ज्यादा, एक जेनेटिक। मिनट टाइप मुझे 2 खत्म करने ज्यादा देना, है। एक मिनट खत्म होने देना। टाइप 2 ज्यादा है ना, हर किसी को ही हो जाती है, बड़ी एज में भी आके हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से हो जाती है लोगों को ये। टाइप 1 के अंदर कीटोसिस होती है, टाइप 2 के अंदर कीटोसिस नहीं होती। वो मैंने बताया है कि कीटोसिस होती है वो कीटोन बॉडीज का बनना, ठीक है। कीटोसिस कीटोन बॉडी से रिलेटेड है कि फैट की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में कीटोन बॉडीज बनती हैं। और टाइप 2 के अंदर तो वेट गेन हो रहा है, वहां पर तो किसी ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है। चलो अब टाइप 1 और टाइप 2 को थोड़ा सा एक एक बंदा कर दे। अच्छा, टाइप 1 जो है ना, उसमें इंसुलिन ना बन नहीं रही होती बिल्कुल भी, ठीक है, आपकी अच्छा। बॉडी में ग्लूकोज आप ले रहे हो अपनी डाइट से, तो ग्लूकोज का इंटेक जो है वो आपके ब्लड में ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपके सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। तो आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से एक्ट करती है कि भाई उसके पास जो है ना वो ग्लूकोज है ही नहीं। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता, तब हम्म। जो है वो प्रोसेस होता है कि मतलब आप फैट के जरिए ग्लूकोज ले सकते हो या प्रोटीन के जरिए ले सकते हो, ठीक है। हम्म। तो उसमें दो प्रोसेस आते हैं। जो फैट वाला है ना, उसमें लाइपोलाइसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है फैट की, कीटोन बॉडीज बनती हैं और आपको जो है वो एनर्जी मिलती है, ठीक हाँ, है। और इस वजह से और वेट लॉस होता है हमारा टाइप 1 में। हाँ, और इस वजह से हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि जो फैट स्टोर होता है ना एडिपोज टिश्यू में, वो वहां पे उसकी ब्रेकडाउन होती है और ठीक वो है। उस आपका वेट लॉस होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें हमारी इंसुलिन जो है ना वो बन रही होती है। वो जा लेकिन वो जाकर ना सेल के जो रिसेप्टर्स है उनको, मतलब उनके साथ टच तो करती है, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती कि हाँ। ग्लूकोज जो है ना वो सेल के अंदर चला जाए। ठीक इस है। वजह से है कि मतलब सेल के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर पड़ रहा होता है कि भई इंसुलिन रिलीज करो बीटा सेल्स के ऊपर ना। तो उसमें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और आपका वेट जो है वो गेन होता है टाइप 2 में, दोनों डिवाइस ठीक है। कर दिए। हाँ, दोनों कर दिए। वाह। मेजर यही है ना इसमें। हाँ ठीक है, चलो आगे जा रहे हैं, डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं हम। डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास 3 तरह के टेस्ट आते हैं। एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। रैंडम आप कभी भी कर लो। रैंडम इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका रैंडम ब्लड शुगर लेवल कम ही आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कम आना चाहिए और नॉर्मल आना चाहिए, जितना भी होता है नॉर्मल। उसके बाद अगर आप फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कर रहे हो ना, तो अगर वो 200 आया है आपका, इसका मतलब है कि आपको जो है वो डायबिटीज है। पहले आप रैंडम करते हो, रैंडम में ज्यादा आती है तो फिर फास्टिंग 8 घंटे का गैप देकर करते हो, तो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो फिर आपको डायबिटीज है। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये होता है कि आप पहले उसको कोई ऑरल डोज देते हो 75 ग्राम की, और फिर उसका बाद में शुगर लेवल 2 घंटे के बाद चेक करते हो। अगर वो स्टिल बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो जो है वो उसको कह सकते हैं कि वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। लेकिन अगर उसका नॉर्मल है तो वो बंदा नॉर्मल है। ग्लाइकोसेटेड हीमोग्लोबिन क्या होती है कि इसके अंदर कि ये नॉन एंजाइमेटिक अटैचमेंट होती है ग्लूकोज की प्रोटीन के साथ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी हाइपर ग्लाइसेमिक है ना, हमारी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर और ग्लूकोज लेवल हाई है, तो जो ग्लूकोज होती है ना वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है और हीमोग्लोबिन को वो कवर करना शुरू कर देती है, और वो हमारे सेल्स को इन आप इन अ व्हाट सेंस कि उसकी लाइफ को कम कर देती है, सेल की लाइफ को। तो फिर हम ये हीमोग्लोबिन वाला टेस्ट करवाते हैं, इसमें हमें पता चलता है कि कितने हमारे सेल्स, कितने लाख, कितने करोड़ हमारे सेल्स जो हैं वो ग्लाइकेटेड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, या फिर जिनको हीमोग्लोबिन, जिनकी कवर्ड है, शुगरी हीमोग्लोबिन है जिनकी। तो 3 महीना। अच्छा, इसमें मैम ने ये भी बताया था कि मतलब कि ग्लूकोज जो है ना, जब वो अटैच होती है हीमोग्लोबिन के साथ, हम्म। मतलब वो स्टिकी हो जाते हैं और आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। यही हम्म। होता है ना इसमें? और मतलब कि और क्या हाँ होता है ऐसे ही होता ग्लूकोज है। अटैच?
जो हमारे पास रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द ग्लूकोज आके बाउंड होना शुरू हो जाता है, और जब बाउंड हो जाते हैं ना तो हमारा सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहता। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन ने बाइंड होना था ना हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पर जब ग्लूकोज बाइंड हो जाता है उसकी जगह पे ब्लड के अंदर, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्लो हीलिंग भी होती है। जिन लोगों को शुगर होती है तब उनको कट वगैरह लग जाए तो स्लो हीलिंग होती है, ज़्यादा जल्दी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही होती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, या इस तरह के मसले मसाइल हो रहे होते हैं। और उनका कहीं पे कट वगैरह लग जाता है वो भी जल्दी हील नहीं होता। अच्छा हाँ, हाँ, ये मैंने तो वही लगता कहा है। है। और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बाइंड विद रेड ब्लड सेल्स, HbA1c। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया जल्दी से देख लेते हैं। हाइपो में हमारे पास लो कंसंट्रेशन होती है, और ये याद रखना है आप लोगों ने, जो चीज़ याद रखनी है वो बता रहे हूँ, सिम्टम्स याद रखने हैं। हाइपो कंडीशन के अंदर बंदा बेहोश हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है, उसको स्वेटिंग पसीने आ सकते हैं, उसको ट्रेमर भी हो सकते हैं, नंबनेस पसीना आएगा, ठीक है। जबकि हाइपरग्लाइसीमिया वाला जो बंदा होगा ना, सो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में ये सब स्वेटिंग होगी, एग्जाइटी होगी, नमनेस होगी। और जो हाइपरग्लाइसीमिया जिसका होगा तो वो हमने ऊपर उसके सिम्टम्स देखे थे डायबिटीज के, कि प्यास बहुत, खैर वो तो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं यार। क्या होगा जब शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है बंदे का, बताओ क्या होता है। जब शुगर लेवल ज्यादा होता है, हाँ, इंक्रीज थर्स्ट, वो तो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं बिल्कुल। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हाँ, ये तो डायबिटीज की वजह से सिम्टम्स हैं। तुम किसका पूछ रहे हो? हाइपरग्लाइसीमिया, जब बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो सिम्टम्स क्या आते हैं आपको। तो नमनेस हो जाएगी आई गेस। फील नहीं होगा कि आप कोई चोट भी लग रही है तो फील नहीं होगा। नमनेस, ट्रिमर, स्वेटिंग, एग्जाइटी और टिंगलिंग अराउंड टंग एंड लिप्स, ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के, जब शुगर लेवल कम हो जाती है उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। मैम ने इसी के दिए तो इतने ही कर लेते हैं। सिम्टम्स आर ड्यू टू ब्रेन बीइंग स्टार्व्ड। देखो ब्रेन के पास भी ग्लूकोज नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ओके। बंदा बेहोश भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका क्योर क्या है कि उसको जल्दी से इंट्रावेनस ग्लूकोज देनी है आपने, या फिर उसको ऑरल ग्लूकोज देनी है। आगे से मुझे कोई सवाल है। इसके नो। सिम्टम्स दोबारा से बता दो एक दफा। किसके किसके। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के, हाइपरग्लाइसीमिया के। क्या है यार ये? हमने हाइपर हाइपर की नहीं देखे, हमने हाइपो के देखे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के। हम्म। हाँ, नमनेस, हाइपरग्लाइसीमिया के टिंगलिंग लिखे ही हुए। अबाउट लंग्स और लिप्स, एग्जाइटी, स्वेटिंग, ट्रेमर। बेहोश भी हो सकता है बंदा, जब शुगर लो होती है तो बंदा कभी कभी बेहोश भी तो हो जाता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। मुबारक हो, कंप्लीट हो गया। लिपिड्स पे आ गए हैं। यार लिपिड्स अभी ना समझाओ, वो मेरे ख्याल से मिक्स हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो उसमें कोई काम की चीज पढ़ते हैं, सब्र करो जरा। अच्छा, यार एक क्वेश्चन आ दिमाग सकते हैं पेपर नहीं के अंदर, घूमेगा। मुझे क्विज में भी आया था, कि जो एनिमल स्टेरोल्स होते हैं ना, जो प्लांट स्टेरोल्स होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए, हाँ, अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल स्टेरोल्स, या फिर एनिमल स्टेरोल्स हमारे लिए क्यों बुरे होते हैं या हार्मफुल होते हैं। तो 2-3 पॉइंट लिख लो इसके। लिखो। पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास प्लांट स्टेरोल्स होते हैं ना, उसके अंदर HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज्यादा होता है, LDL जो है वो कम होता है। और जो ठीक एनिमल है। स्टेरोल्स होते हैं उसके अंदर LDL ज्यादा होता है और HDL कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड ज्यादा होता है। तो अब क्या होता है कि जब हम प्लांट सोर्स से ले रहे हैं ना,
स्टेरोल्स को हम प्लांट स्टोर से ले रहे हैं। स्टेरोल्स का मतलब है कोलेस्ट्रॉल को, ऑयल वगैरह लेते हैं ना, तो ये ज़रूरी क्यों है स्टेरॉइल वगैरह? देखो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है ये स्टेरोल्स या कोलेस्ट्रॉल। और हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स बनने हैं, जो हम बहुत सारे हार्मोन्स इनसे बनते हैं, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, और विटामिन डी को बनने में भी हेल्प कर रहे होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल या स्टेरोल वगैरह। जब सनलाइट पड़ती है तो इसमें इसका कोई रोल है, इस वजह से ज़रूरी है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर प्लांट स्टेरोल ज़्यादा होते हैं और एनिमल स्टेरोल्स कम होते हैं, या दोनों की हम इनटेक करते हैं, लेकिन प्लांट स्टेरोल्स क्या करते हैं, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एनिमल स्टेरोल से। जब सिमिलर स्ट्रक्चर होता है ना, तो प्लांट स्टेरोल जो होते हैं वो एनिमल स्टेरोल के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनको इनएक्टिव कर देते हैं या उनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देते, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट स्टेरोल्स एनिमल स्टेरोल्स कम रह जाते हैं, अच्छे स्टेरोल्स ज़्यादा रह जाते हैं। दूसरा कि प्लांट स्टेरोल्स ना एलिमिनेट कर देते हैं एनिमल स्टेरोल्स को हमारी बॉडी से, उनकी एलिमिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तीन वैल्यूज लिखवा रहा हूँ, लिखो। HDL नेक्स्ट 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन का साइन बनाओ। LDL 1 मिनट 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। LDL और LDL जो है हमारे पास होना चाहिए 100 से कम, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। ये जो तुमने बताया है HDL जो है वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना और चाहिए। लास्ट वाला कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये भूलनी नहीं है तीन वैल्यूज। 200, ठीक है। चार एंजाइम्स पढ़ने लगे हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। तीन एंजाइम्स पढ़ने लगे हैं जो कि लीवर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लीवर इन्वॉल्व इन लीवर ट्रांसपोर्टेशन। कौन सी स्लाइड है? ये बिल्कुल एंड पे है। टाइप्स ऑफ लेबर, ठीक है। लाइपोप्रोटीन। पहला है एलकैट, दूसरा है लिपोप्रोटीन लाइपेज, तीसरा है हेपेटिक लाइपेज और चौथा है मोबिलाइजिंग लाइपेज। जो एलकैट होता है इसको कहते हैं लेसिथिन मुझे कोलेस्ट्रॉल स्लाइड नहीं एस्ट्रेस समझ आ रही, हम कौन सी वाली पढ़ने लगे स्लाइड हैं? नंबर रीबा 101 है। इस पे शो 101 ही नहीं हो रहा कि कौन से नंबर वाली है। बिल्कुल एंड पर है जब टॉपिक खत्म हो रहा है। इसमें लिखा है एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन लिपिड ट्रांसपोर्ट। एंड पर, एंड पर। चलो मिल गए? अच्छा, फिर करती हूँ, देखती हूँ। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन लिपिड ट्रांसपोर्ट। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, चार एंजाइम्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एलकैट। एलकैट हमारे पास क्या करवाता है? एलकैट हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको कन्वर्ट करवाता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में कन्वर्ट करवाते हैं एलकैट।
कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवाता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में। ठीक है। यानी कि जब हमारे टिश्यूज में से कोलेस्ट्रॉल लीवर तक जा रहा होता है वापस, जो कि एचडीएल लेकर जा रहा होता है, उस वक्त उस कोलेस्ट्रॉल को ये स्टेबलाइज करवाता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, उसको स्टेबलाइज करवाता है। एक बात गौर से याद रखनी है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एल कैट ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से कोरोनरी एथरोमा कम होगा। एथरोमा यानी कोई भी लिपिड का लिम्फ वगैरह कहीं फंस नहीं सकता, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर सकता, कहीं ट्यूमर नहीं, ट्यूमर तो नहीं कह सकते इसको, कहीं फंस नहीं सकता और इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। ये आ सकता है क्वेश्चन कि एल कैट की क्यों कोरोनरी अथरोमा बर्डन को कम करता है, तो बताना है क्योंकि वो उसको कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रेस्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से लिपिड स्टेबलाइज हो जाती हैं इस वजह से। दूसरा है हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, ये स्प्लिट करवाता है ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करता है अमीन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। सही है। सैफ, यहाँ पर आपने बताया कि जो अगर हमारी बॉडी में एलकैट का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो रिड्यूस करवाएगा क्रोनरी एथरोमा बर्डन को। किस तरह से करवाएगा? दोबारा बताना इसका एक दफा। जो एल कैट का फंक्शन था वो ये था कि वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवा था कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज से। तो जब कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज के अंदर हमारी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वो ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होती है कि वो लीवर के पास जाती है सीधी, या लीवर के पास जाके दम लेती है और वो ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो सकती क्योंकि वो ईस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। यानी समझ लो कि सॉफ्ट हो चुकी होती है या एस्टेरिफाइड हो चुकी होती है, कि वो अब वो चिकनी या सॉफ्ट या स्टिकी उसकी अपीयरेंस एनीमोर नहीं रही, क्योंकि अब वो स्टेबलाइज लिपिड बन गई है। अब बेशक एचडीएल उसको ना भी लेकर जाए तो वो फंस नहीं सकती, हो सकता है कि बॉडी में घूमी जाए घूमी जाए घूमी जाए, और जहाँ पर कहीं पे अगर इस्तेमाल होनी हो तो हो सकता है वहाँ पर इस्तेमाल हो जाए, लेकिन अब वो कहीं फंस नहीं सकती। अगर एल कैट हमारी बॉडी के अंदर कम होगा ना, और हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हो सकता है उसकी जो स्टिकी अपीयरेंस है और उसकी जो ओरिजिनल अपीयरेंस है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, एक अथरोमा बना ले, और जिसको हम कह रहे हैं कोरोनरी एथरोमा बर्डन। कोरोनरी बेसिकली हार्ट से रिलेटेड टर्म है, तो इस वजह से समझ आ गई। ठीक है। हाँ, ओके। लिपोप्रोटीन लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करवाते हैं ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। अब अगर हमारे पास एलपीएल का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है, एलपीएल एंजाइम, ये एंजाइम है हमारे पास, ये नहीं सही प्रोड्यूस हो रहा, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करवाया था ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड के अंदर, तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा काइलोमाइक्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक जा रहे थे और काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स थे, तो एलपीएल उन ट्राइग्लिसराइड्स को भी तोड़कर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करवा रहा था काइलोमाइक्रॉन्स में से भी, तो काइलोमाइक्रॉन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, और अगर काइलोमाइक्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रोल माइक्रोनीमिया। रिपीट कर दो। काइलोमाइक्रोनीमिया और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया
ग्लिसरी काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर होते हैं ना ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ जी, और वो लीवर तक जाते हैं। हाँ जी। लीवर तक जाने से पहले ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को, जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं। एक सेकंड रुको। चलो इसके साथ एक और क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। लिपिड की डाइजेशन का एंड समझा देता हूँ, बाकी तो काम का नहीं है। अच्छा ये देखो, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, ठीक है। हम्म और उसके बाद जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं ना, वो लीवर तक जाने से पहले ट्राइग्लिसराइड को मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफर कर देते हैं। हम्म यही है। हम्म तो ये मतलब कि फैटी एसिड की फॉर्म में क्यों नहीं ट्रांसफर करते? कौन? मतलब कि ट्राइग्लिसराइड जो है उन पर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करके, तो हम्म फैटी एसिड भी तो जाकर मसल्स और एडिपोज टिश्यू के पास जा सकते हैं ना, वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे ही हो रहा है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करे ट्राइग्लिसराइड्स पे, और ट्राइग्लिसराइड टूट कर फैटी एसिड ग्लिसरॉल मसल्स और एडिपोज टिश्यूज के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब हमारी फैट्स की डाइजेशन हो चुकी होती है, और फैट्स की डाइजेशन हो चुकी होती है ना, तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, हमारे पास फैटी एसिड्स आते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं, हमारे पास विटामिन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, ये वो फलाना ढमकाना। तो वो एक काइलोमाइक्रॉन बनता है। काइलोमाइक्रॉन क्या चीज़ है? एक ट्रांसपोर्टर है, एक सवारी है, एक गाड़ी है। उस गाड़ी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स भी बैठे हुए हैं, फैटी एसिड भी बैठे हुए हैं, प्रोटीन भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे लोग, कौन सा स्लाइड करवा रहे हो? ये मैं कुछ और ही करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगा इधर। ये ना डाइजेशन ऑफ फैट्स है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट करवा दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आना है, वो बता रहा हूँ। तो काइलोमाइक्रॉन्स जब हमारे पास लीवर तक जाते हैं ना, तो रास्ते में जाते जाते मसल्स और एडिपोज टिश्यूज को भी वो ट्राइग्लिसराइड्स देते हुए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। सिर्फ वो एडिपोज टिश्यूज या मसल्स को नहीं देंगे ट्राइग्लिसराइड्स, बल्कि बॉडी में जहाँ कहीं भी अगर ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर काइलोमाइक्रॉन्स दे देंगे। तो जब आफ्टर ऑल लीवर के पास काइलोमाइक्रॉन पहुंचेंगे ना, तो वो काइलोमाइक्रॉन नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे रेमिनेंट ऑफ काइलोमाइक्रॉन, यानी कि बचा कुचा काइलोमाइक्रॉन, क्योंकि सारे ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह तो गुजर चुके हैं, सिर्फ प्रोटीन्स वगैरह होंगी उसके पास, और थोड़े से फैटी एसिड वगैरह होंगे, बाकी सारे तो मसल्स या एडिपोज टिश्यू वगैरह को दे दिए हैं। तो अब लीवर के पास जब ये रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन आते हैं ना, तो लीवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। लीवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल जो बनाया उसने वो, और ये रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन को जोड़कर VLDL बनाता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लीवर ने रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स और अपने कोलेस्ट्रॉल को मिलकर जो VLDL को बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं डी नोवो लिपोजेनेसिस। सैफ, अगर ये आपने कहीं लिखा हुआ है ना तो उसके पिक सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ कर दूंगा, अभी समझ आई है हाँ आ गई है। अरीबा? मैं रिपीट करूँ एक दफा, मुझे भी आ हाँ जाए। करो। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं ना, वो ट्रांसफर करते हैं उसको, ट्राइग्लिसराइड्स को हमारे मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एट द एंड जब वो पहुंचते हैं लीवर तक, तो वो काइलोमाइक्रॉन्स नहीं रहते, वो रेमिनेंट्स रह जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स के, ठीक है। हम्म तो लीवर जो है वो रेमिनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन और उसका जो अपना कोलेस्ट्रॉल होता है, उन दोनों को बाइंड करता है हम्म और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाता है, और इस हम्म प्रोसेस को हम कहते हैं डी नोवो लिपोजेनेसिस। अरीबा समझ आ गई है?
हाँ आगे के बाकी वो जो जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना नोट फॉर्म में वो भेज देना इन दफा। हाँ वो भेज देता हूँ। अब VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ना, यानी कि इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी। इसका मतलब है इनके पास जो होगा सबसे ज्यादा इसके पास फैट कंटेंट होता है इसके पास, या कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा होता है, और रास्ते में ये प्रोवाइड करता जाता है जहाँ पर जरूरत होती है। तो जब VLDL में से फैट निकल जाएंगे तो ये LDL बन जाएगा, थोड़े से फैट्स और निकल जाएंगे तो ये HDL रह जाएगा। HDL के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होगी, थोड़े से फैट्स होंगे। अब जब HDL हमारे एक्सट्रीमिटीज में जाके बनेगा, ऑर्गन्स के अंदर बिल्कुल अंदर जाके बन जाएगा, जब खाली हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड जब खत्म हो जाएंगे तो HDL बन जाएगा, ठीक है। VLDL था, वहां से जब ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड वगैरह कम हुए, LDL बना। LDL में से जब और ज्यादा कम हो गए फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल, तो अब HDL बन गया है हमारे पास। अब जो HDL के पास ज्यादा प्रोटीन है, फैट बहुत कम है, तो हमारे मुख्तलिफ बॉडी प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं वहां पर जो एक्स्ट्रा फैट कंटेंट पड़ा होता है ये वापस इसको लीवर के पास लेकर आता है HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, और इसको हम कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पाथवे, डिनोवो लिपोजेनेसिस। और अब जो HDL वापस लेकर आए लीवर के पास, इसको कहेंगे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पाथवे। सही है। ठीक है। मैं अभी तस्वीर भेज देता हूँ आप उनको। फैट्स की डाइजेशन एसएच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये है, सिर्फ उसमें एंजाइम्स देखते हैं कि लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज और बाकी। तो हम एंजाइम्स को स्टडी कर रहे थे, हमें पता है कि LCAT जो है वो कन्वर्ट कर रहा था कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में, और लिपोप्रोटीन लाइपेज कन्वर्ट कर ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। उसके बाद हेपेटिक लाइपेज आता है हमारे पास। हेपेटिक लाइपेज जो है इसका रोल भी इम्पोर्टेंट है, ये शायद VLDL को तोड़ता है, VLDL को तोड़ता है हेपेटिक लाइपेज। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तोड़ने का मतलब क्या है कि इसमें से ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करवाता है हेपेटिक लाइपेज। रिपीट करना है। हेपेटिक लाइपेज VLDL से कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज करवाता है, जहां पे जरूरत होती है उधर भेज देता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है LDL में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। ठीक है। आखिरी एंजाइम मोबिलाइजिंग लाइपेज है। मोबिलाइजिंग का मतलब है चलाना, दौड़ाना, आगे मूवमेंट करवाना। हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स या जो फैटी एसिड स्टोर होते हैं ना, फैटी एसिड बेसिकली जो स्टोर होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो स्टार्व्ड कंडीशन में, जब हम फाकों की सूरत हाल के अंदर होते हैं काफी दिनों से, तो मोबिलाइजिंग लाइपेज वो स्टोर्ड फैटी एसिड को रिलीज करवाता है एडिपोज टिश्यूज से। स्टोर्ड फैटी एसिड को रिलीज करवाना एडिपोज टिश्यू से, ये हमारे पास मोबिलाइजिंग लाइपेज है। चार एंजाइम्स हो गए हैं। सैफ कितना रहता है? 4 एंजाइम्स हो गए हैं, हम बस कर रहे हैं। मेरा हाँ शायद नेट ठीक है अब बंद इससे हो गया। ज्यादा समझ भी नहीं आ रही। हेलो। मैंने इसकी पिक्चर भेजी है। हाँ ओके वो मैं ग्रुप में देख लेती हूँ। चलो ये डाइजेस्ट करो इतना, बाकी शाम को देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो शाम को मेरा ख्याल से